नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 50वीं कड़ी है जिसमें हम बातचीत करेंगे। और ये देखिए कितना ये सुअवसर है। धीरे धीरे चलते चलते हम लोग गांव सरकार पर बात करते करते 50वीं कड़ी तक पहुंच गए हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस 50वीं कड़ी में बहुत सारे लोगों ने समझ लिया होगा कि ग्राम पंचायत क्या है और गांव सरकार क्या है। और ये जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि ग्राम पंचायत और गांव सरकार में क्या अंतर है। लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि धीरे धीरे सही, अभी तक तो कुछ उनके पास ऐसा कोई बात ही नहीं थी, कोई ऐसा बता भी नहीं रहा था, उन्हें कोई ऐसे यूट्यूब पर चाहे किसी और माध्यम से उन्हें ये जानकारी मिल भी नहीं रही थी कि गांव सरकार क्या और गांव सरकार की क्या अवधारणा है। सभी यही जानते थे कि गांव ग्राम पंचायत है और गांव पंचायत में इस तरह व्यवस्थाएं चलती हैं। लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था जो ग्राम पंचायत के जगह पे गांव सरकार जो हम लागू करना चाहते हैं उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे बहुत जानकारियाँ हो रही हैं और इस जानकारी को आंदोलन के रूप में भी बदल रहे हैं लोग। जैसे हमारे आजमगढ़ के बेचू यादव हैं, वो गांव सरकार के बारे में सुनते हैं और गांव-गांव तक जाके लोगों से एक एक व्यक्तियों से गांव में मिल के सभाएँ करते हैं, मीटिंग करते हैं और बैठकें करते हैं, उनको बताते हैं कि गांव सरकार क्या है। हमारे जो भारत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजीत भी, वो भी तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से गांव पंचायत में जाते हैं और गांव पंचायत के बारे में जो उनको जानकारी है उसकी अलग वो गांव सरकार के बारे में भी लोगों को बताते हैं। आज 50वीं कड़ी में एक बड़ा सुअवसर है कि हम विषय पर अभी तो बाद में आएंगे कि आज ग्राम पंचायत के जो 29 विषय हैं उनमें किस विषय पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आज का मौके पे हमारे पास 2-3 गांव के प्रधान लोग भी उपस्थित हैं और प्रदेश के जो भारत परिषद के अध्यक्ष हैं अजीत सिंह, वो भी उपस्थित हैं। तो ये बड़ा इस अवसर का हम लाभ उठाते हुए इनसे ही बात करेंगे कि जो अब तक हम लोगों ने ग्राम पंचायत बनाम ग्राम सरकार के बारे में जो बातचीत करते आ रहे हैं उसमें कहाँ तक लोगों ने समझा और कहाँ तक उसको लोगों ने समझ के आगे के लिए उस तरह की कोई योजना बना रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं कि गांव सरकार को कैसे लागू कराया जाए, इस संबंध में बातचीत हम करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं अजीत सिंह से, हमारे साथ बैठे हुए हैं, और इनसे ही पूछते हैं कि आप अपने ग्राम पंचायतों के बारे में तो ग्राम पंचायत के भी कार्यवाहक प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ग्राम पंचायत संगठन जो है, लेकिन साथ साथ एक भारत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मैं इन्हीं से पहले शुरुआत करता हूं। तो अजीत बताइए, आप ये ग्राम ये सरकार के बारे में जो हम लोग लगातार 49 कड़ी तक बातचीत करते आए हैं उसमें कहाँ तक आपने देखा कि कहाँ तक समझ में आया आपको कि ये ज़रूरी है और कहाँ तक आप ये समझें कि अगर ग्राम सरकार बन जाए, गांव की सरकार बन जाए तो ज़्यादा गांव का विकास होगा, गांव बेहतर स्थिति पहुंचेंगे। वो चीज़ें जो गांव सरकार कर सकती है वो ग्राम पंचायतों से द्वारा नहीं हो पाता। देखिए सर, पहले तो लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि ग्राम पंचायत में क्या क्या अधिकार होने चाहिए। आपके माध्यम से आपने सभी लोगों को जागरूक किया है कि 29 विभाग, अभी बहुत से प्रधान साथियों को भी हमारे 29 विभाग की जानकारी नहीं है और लगातार आप विस्तार से 49 बार हम लोगों को लाइव पर संबोधित कर चुके हैं और सभी कार्यक्रम मैंने देखे हैं। आज 50वीं कड़ी है और मैं आपके बीच में हूँ। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि गांव सरकार में सबसे ज़्यादा जो बाधक है, आपने बताया भी है पूर्व में, जो पंचायत राज एक्ट की धारा 15, उसका हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर उसकी प्रतियां फूंक रहे हैं और उसे आंदोलन का रूप दे रहे हैं। आने वाली जो भी ग्राम पंचायतों में नई पीढ़ी यानी कि युवा पीढ़ी है और बुजुर्ग हैं, वो भी चाहते हैं, जब हम विस्तार से पूरी बात बताते हैं कि गांव सरकार क्या है, क्या क्या सुविधाएं हम लोगों को मिलेंगी जब गांव की सरकार बन जाएगी। बहुत से लोग प्रधान भी ये कहते हैं कि हाँ, गांव सरकार अगर बन गई तो हमारे पास क्या रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। गांव की सरकार जब बनेगी तब गांव में प्रधान को पूर्ण रूप से अधिकार होंगे कि 29 विभागों के अधिकार ग्राम पंचायत के अधीन होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यानी कि आपका सपना पूर्ण रूप से सही होगा। और मुझे विश्वास है कि ग्राम पंचायत में जब तक गांव की सरकार नहीं बनती है, अब हम लोगों को आंदोलन यानी उग्र आंदोलन की भी आवश्यकता पड़ेगी और कोशिश ये करेंगे कि जो जनप्रतिनिधि हैं कि गांव सरकार जो जब तक नहीं बनती है, हम किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई भी समर्थन नहीं करेंगे
और उस ग्राम पंचायत में अगर कोई भी व्यक्ति वोट मांगने जाता है तो उसका खुलकर हम लोग विरोध करें कि गांव सरकार बनाइए, तब पहले वोट लीजिए। देखिए अजीत ने ये जो बात कही ना कि धारा 15 है, धारा 15 को एक बार मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में ये दिया गया है कि ग्राम पंचायतों को 29 विभाग दिया गया है कि ये 29 विभाग की व्यवस्था ग्राम पंचायतें खुद करें। लेकिन पंचायती राज अधिनियम जो हर राज्यों में है, उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम है 1947, उसकी धारा 15 में ये व्यवस्था दी गई है कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो 29 विभाग का काम तो देखेंगी, वो अधिकार तो दे दिया उन्होंने, लेकिन ये कह दिया कि ये जो राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन वो काम करेंगे। इसका ये मतलब है कि राज्य सरकार जो निर्देश देगी वो उस तरह से वो अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से राज्य ग्राम पंचायतें क्या होंगी? ग्राम पंचायतें एक तरह से राज्य सरकार के विभाग बन गई और एक तरह से विभाग के रूप में बात काम करती हैं। और हम लोग वही कहते हैं कि देश तो आज़ाद हो गया लेकिन गांव अभी गुलाम है। गांव गुलाम है कि राज्य सरकारों के गुलाम की तरह से गांव पंचायतें काम करें। और जब गुलाम कैसा काम करेगा? जो हुक्म सरकार ऊपर से देगी, और सरकार क्या हुक्म देती है उसके जो एडीओ बीडीओ सेक्रेटरी पे यही सब जो अधिकारी हैं, छोटे मोटे अधिकारी, यही सब जो कहते हैं उसी हिसाब से गाँव पंचायतें चलती है। और जितने अधिकारी हैं सब भ्रष्टाचार भी खूब करते हैं। तो इस भ्रष्टाचार के नाते गाँव पंचायतों में आप देखते हैं कि ग्राम पंचायत में कुछ काम नहीं होता है, बस वो सब भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जाते हैं, लेकिन जो काम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात अजीत ने ये बताया कि प्रधानों को ये डर है कि गांव सरकार बन जाएगी तो उनके अधिकार बहुत हो जाएंगे। अरे ये कहाँ, ये बड़ा भ्रम है। जब उनके पास 29 विभाग है ही नहीं है, अभी से मुश्किल से उस 29 विभाग में 4-5 विभाग हैं, उसमें भी जो सचिव और सेक्रेटरी और जो प्रधान और बीडीओ एडीओ जो और डीपीओ या डायरेक्टर कहता है उसी के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो उसमें भी उस 4-5 विभागों में भी खुल के उनका काम करने के लिए अधिकार नहीं है। तो कैसे उनको ये समझते हैं कि उनका अधिकार कम हो जाएगा? अरे अभी पहले अधिकार तो प्राप्त करिए, 29 विभागों का अधिकार प्राप्त करेंगे तो इतना ज़्यादा अधिकार हो जाएगा कि वो तो मैं तो वही कहता हूँ कि गाँव का प्रधान जिस दिन गाँव सरकार लागू हो जाएगी, गांव के एक तरह से मुख्यमंत्री की तरह वो काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जिस तरह काम करता है, क्या मुख्यमंत्री के पास अधिकारों की कमी है क्या? उसी तरह 29 विभाग के मुख्यमंत्री की तरह से काम करेंगे। तो ये भ्रम उनको दूर होना चाहिए। तो अजीत ये बताइए कि ये 29, अब हम लोगों ने 29 विभाग में 25 विभाग के बारे में कि जो 11वीं अनुसूची में 29 विभाग हैं, उस पर 29 विभागों में 25 विभागों की चर्चा 24 की हो गई, आज 25वें की भी हम चर्चा करेंगे। तो इससे कम से कम ये तो हो ही गया कि गांव सरकार के बारे में लोगों को अब समझ में आ गई गांव सरकार बनना चाहिए। इससे सहमत हैं आप? जी हाँ, सभी लोग सहमत हैं। और जिन लोगों को ये जानकारी हो रही है, सभी लोग चाह रहे हैं कि गांव की सरकार बने, क्योंकि अब वो समय आ गया कि जब तक गांव की सरकार नहीं बनेगी गांव का पूर्ण रूप से विकास संभव नहीं है। अच्छा जी, तो बस ठीक है, आप बड़ा अच्छा हुआ आपसे बातचीत हो गई। और आप इसको जो आपने खुद ही कहा कि इसको गांव सरकार बनाने के लिए नेता तो चाहेंगे नहीं, एमएलए एमपी एमएलए मिनिस्टर प्रधानमंत्री मंत्री नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके पास कुछ अधिकार ही नहीं रहेगा। जब गांव सरकार बन जाएगी गांव के लोग खुद अपनी व्यवस्था करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे इस आज 25वीं कड़ी में बातचीत करने के लिए। अब हमारे बीच में संतोष कुमार पटेल भी हमारे साथ हैं। ये ग्राम भगवानपुर ढीमरी जिला बरेली के ये प्रधान हैं, रह चुके हैं और पिछली बार प्रधान थे। इस बार ये प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव भी हैं और भारत परिषद के भी पदाधिकारी हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि इनके प्रधान का काम देख चुके हैं। तो अब संतोष जी ये बताइए कि ये ग्राम पंचायत जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से क्या संतुष्ट हैं आप? जो ग्राम चल रहा है, वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में सर हम जो संतुष्ट नहीं हैं। हाँ, जो हमारा ग्राम विकास अधिकारी है, सचिव, जो शासना आदेश आते हैं तो उनके पास होते हैं। प्रधान तो एक अनपढ़ भी हो सकता है सर, उन तक ये हमारी बात नहीं आती है। ग्राम प्रधान जो वर्तमान में है और जो ग्राम विकास अधिकारी है, इस तरीके से कोई भी जो शासना आदेश आता है तो उन तक सीमित रहता है, ना ग्राम विकास अधिकारी। आपके कहने का मतलब है कि ये आप लोगों को जो लोग ये बताते हैं वही आप काम कर पाते हैं, वो ही काम करते हैं। अब बाकी आप लोगों के पास कुछ भी समझ में नहीं आता कि कैसे काम करें, अपने मन से आप लोग कुछ काम नहीं कर पाते। अपने मन से सर कुछ काम नहीं कर पाते हैं।
और ये जो बजाएंगे उसी में काम करना, और इन्हीं के पीछे पीछे आप लगे रहते हैं। इनके पीछे तो एक तरह से इनके गुलामी की तरह से सर, इनकी गुलामी है कहिए कि अधिकारियों की गुलामी करते रहते हैं, और जितना विकास वो कहते हैं। तो लेकिन गांव सरकार के बारे में जो हम बता रहे हैं कि जब गांव सरकार बन जाएगी तो प्रधान बिल्कुल पूरा गांव अपनी सारी व्यवस्था खुद चलाएगा, 29 विभाग की चलेगा। किसी प्रधान को किसी बीडीओ से, चाहे सचिव से, चाहे पंचायत विभाग से कोई निर्देश लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद वित्त विभाग जो फाइनेंस कमीशन का पैसा आएगा, उसके बाद सीधे बजट गांव को उसमें आएगा और क्यों चलाएगा। तो ये व्यवस्था लागू होना चाहिए कि नहीं हो जाए गाँव पर? ये लागू होना चाहिए सर। और अगर गांव में सरकार लग जाए तो देखिए कम से कम 60 भारत में 6 लाख गाँव ग्राम पंचायत है, तो 1 अरब आबादी के लोग तो खुद ही अपनी व्यवस्था चलाने लगेंगे, तो नेता कहाँ रहेंगे? नेता लोग तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि नेता लोग नहीं चाहते हैं कि गांव सरकार बने। नेता लोग नहीं चाहते हैं। कोई भी वोट मांगने आता, अपना वोट मांगने आता है, और ग्राम प्रधान की तरफ कोई नहीं देखता कोई। तो इसीलिए आप जो इसको गांव सरकार बने इसके लिए आंदोलन में भाग लेंगे आप लोग? जी सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। और गांव सरकार देखिए बनेगा तो गांव स्वर्ग हो जाएगा, ये मेरा भरोसा है। तो आप लोग जहाँ भी रहिए इसको कार्यक्रम को सुनिए। लगातार हम हर रविवार को 11 बजे लाइव फेसबुक लाइव पर कहते रहते हैं कि लोग थोड़ी जानकारी हो जाए, और जब जानकारी जब उनको हो जाएगी तो गांव सरकार सभी जगह से करें। तो आप अपने क्षेत्र में, बरेली में और जगह जगह आप इसके लिए उपयोग करेंगे? बिल्कुल सर। चलिए, धन्यवाद संतोष जी आपको। अब हमारे साथ जो है एक नन्हे उर्फ मोहम्मद इरफान, ये तो वर्तमान में प्रधानी है। अब देखिए ये ग्राम भंडार, ये भी बरेली के हैं, ये भी हमारे साथ हैं। तो इनसे बात करते हैं। देखिए ये तो वर्तमान में है कि ये क्या चाहते हैं। हाँ, अच्छा नन्ही जी बहुत है, आप तो बहुत कर्मठ प्रधान हैं। और आप ये बताइए कि आप जो वर्तमान ग्राम पंचायत की व्यवस्था है उससे कितना संतुष्ट हैं? जी सर, जो है जो वर्तमान में व्यवस्था है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें प्रधानों के पास कोई अधिकार नहीं है। जो भी चीज़ है ब्लॉक जो है बीडीओ या एडीओ या सेक्रेटरी या ग्राम अधिकारी, इन लोगों के पास जो भी योजना आती है तो उसकी लिखित में सब सूचना इन पर मिलती है। प्रधान को कुछ सूचना नहीं मिलती, ना बताते हैं ये लोग। आप ये बताइए कि आप क्या जानते हैं कि ग्राम पंचायतों को कितने विभाग का आप देखिए, एक तो आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 11 में 29 विभाग हैं जिनको कि दिया गया कि ग्राम पंचायतें कुछ विभागों पर सारी व्यवस्था करेंगी, और संविधान में ही वित्तीय व्यवस्था भी कर दिया गया है। वित्तीय व्यवस्था कोई आपको किसी मांगना नहीं है सरकार से, वो भी संविधान में किया गया। अभी बताइए आपको क्या कितना पता है कि इस 29 विभाग में कितने विभाग ग्राम पंचायतों को मिला है? बताइए। कुछ नहीं मिला प्रधानों को, एक भी विभाग को आपको याद नहीं है? कुछ नहीं मिला प्रधान। उसका कारण है, देखिए है 2 4 8 विभागों आपको मिले हैं, लेकिन आपको 8 विभागों को जानकारी इसीलिए नहीं देते हैं लोग, आपको जानकारी देंगे नहीं लोग। ये अधिकारी आपको बताएंगे नहीं कि ये 8 विभाग आपके हैं, क्योंकि आपको जानकारी मिली हो ही नहीं सकती, ये बताते नहीं है। सोचते हैं कि बता देंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप व्यवस्था में भागीदारी करने लगेंगे। लेकिन फिर भी आप इस समय वर्तमान में क्या क्या योजनाएं चल रही है गाँव में, ग्राम पंचायत में बताइए। वर्तमान में सीसी रोड, हाँ, एक सीसी रोड का ही काम एक ऐसा है कि प्रधानों से कराया जाता है, बाकी सब सारे काम सचिव या एडीओ बीडीओ वो सब देखते हैं। और हम तो ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस चीज़ के लिए एक संघर्ष कर रहे हैं कि गांव में सरकार चुनी जाए। देखिए गांव जो अच्छी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, आपके दिशा निर्देश के साथ हम इस चीज़ में पूर्ण मेहनत करेंगे, और आप एक अच्छी सोच रख रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम आपके साथ पूर्ण तरीके से लगेंगे और उस पर पूर्ण सहयोग भी देंगे। देखिए हमारा ये कहना है कि देखो आखिर में संविधान की जो व्यवस्था बनी 94 में संविधान की व्यवस्था बनी, तो 94 के बाद इसलिए व्यवस्था बनी ना कि गांव के लोग आबादी अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग वातावरण है, अलग अलग संसाधन है हर गांव में, जब और उनकी अलग अलग जरूरतें हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक गांव की जो जरूरत है वही दूसरे गांव की जरूरत हो। तो जब आपके गांव की जैसे जरूरत थी मान लीजिए, और उनके संतोष जी के गाँव की, भले गाँव आज बरेली में है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी जरूरतें अलग अलग हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। तो जब वो परिस्थिति जिले में बैठ के यहाँ या प्रदेश में बैठ के अधिकारी क्या समझें कि आपके गांव की क्या ज़रूरत है। इसमें मान लीजिए आपको नाले की ज़रूरत है, नाला कहीं पानी की ज़रूरत है, और किसी जगह पानी की जरूरत नहीं है, उनके यहाँ पहले से व्यवस्था है।
तो आपको जरूरत है उसकी तुरंत तत्काल पैसा, तो ऐसा कोई पैसा तो काम आप ना, ऐसा नहीं मिलता है। कोई मनमानी आप कर नहीं सकते। ना ना, जो जो पंचायतों में बहुत सरकार ने गलत नियम लागू कर दिया है, जैसे जो है जो अभी 6,000 रुपये महीने उनने वो लगाया है, क्या बोलते हैं सामुदायिक शौचालय, हाँ? सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए। सामुदायिक शौचालय पे जो सफाई कर्मी लगाया गया सरासर गलत है। एक शौचालय के लिए एक व्यक्ति को लगाया गया, वो खाली पैसे लेता है, छुट्टी चला जाता है। यही बेहतर। अब मान लीजिए कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 6,000 रुपये नियुक्त करें, वो भी हमारी ग्राम से पैसे कटना शुरू हो गए और आप नियुक्त नहीं करते उनको ना, वो ब्लॉक से नियुक्त हो रहे हैं। यही मेरा कहना है कि देखिए यही है, हम लोग जो गांव सरकार की व्यवस्था का जो कह रहे हैं, मैं तो आपको इसमें बार बार कह चुका हूँ कि मैं फिर दोहरा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी बता दूँ। हमारा कहना है कि कम से कम 150 से 200 गांव के लोगों को नियुक्ति ग्राम प्रधान करेंगे। 150 से 200, बताइए 150 से 200 लोगों को गांव में आप रोजगार दे देंगे तो गांव कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। जो लड़के वहाँ गांव छोड़ के बाहर भाग रहे हैं, ये सब योजनाओं में आप इसको एक एक बार जितना अगर सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी तो गुजारिश है कि प्रधान तो खाली नाम का सफाई कर्मी की मानदेय जब भी ज्यादा है, प्रधान का वो भी मानदेय नहीं है। ये है सबसे कम निचले स्तर पर प्रधान का, जबकि बड़ा मान सम्मान होना चाहिए। मान सम्मान मानदेय 3500 रुपये देखिए, एक सफाई कर्मी घर बैठता है। सुनिए, गांव सरकार बनेगी तो मानदेय नहीं मिलेगा आपके गांव सरकार में। आप खुद तय करेंगे कि मेरा वेतन 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 1 लाख हो, ये दाम खुद तय करेंगे। ये व्यवस्था हम बना रहे हैं कि आपको मानदेय और कितनी वेतन की नहीं, खुद तय करेंगे आपके कितना आपके गांव की आय है। मान लीजिए 4 करोड़ रुपया, तो आप 4 करोड़ में अपना तनख्वाह 20 लाख 1 लाख रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी आय बढ़ेगी उस हिसाब से रखेंगे। उसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्छ आप हैं, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ देंगे पूर्ण तरीके से। पूर्ण प्रधान देखिए, हम ग्राम प्रधानों के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1992 से लगातार चला रहे हैं। हम 2 स्तर पर हम अपना काम करते हैं। एक तो हमारा संकल्प ये है कि प्रदेश के जितने और देश के जितने ग्राम प्रधान हैं उनके साथ जो जातियाँ हो रही हैं, उनकी जो समस्याएं हो रही हैं, उनका निराकरण करें। दूसरा हमारा ये भी काम है कि गांव पंचायतों को एक अधिकार इतना मिल जाए, जो अधिकार कोई नया अधिकार हम नहीं मांग रहे, जो संविधान ने उनको दे रखा है, तो अगर वो अधिकार गांव सरकार को बन के वो अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दें, और ग्राम पंचायतें जैसे केंद्र सरकार काम करती है, राज्य सरकार काम करती है, उसी तरह अगर ग्राम सरकार बन के काम करने लगे तो गांव की सारी समस्या हो जाएगी। और हमारा कहना है कि गांव स्वर्ग हो जाएगा। हम लोग तो कहते हैं कि सारा विकास गांव का हो जाएगा, गांव के लोग करेंगे, गांव में ही रोजगार हो जाएगा, 150 से 200 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और गांव की जितनी स्वास्थ्य सफाई ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो समाधान वहीं तो तत्काल निराकरण। लेकिन मेरा बार बार ये कहना है कि ये सरकार के जो व्यवस्था है, राज्य सरकार केंद्र सरकार चाहती नहीं है गांव सरकार बने, वही चाहती है कि गांव उनके अधीन में एक विभाग के रूप में काम करें, ताकि उनका दबदबा बना रहे, उनकी कमाई भी हो, उनका घोटाला भी करते रहे, ये भी करते रहे, इसीलिए वो चाहते नहीं है। तो आप जाएंगे, इसको आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, आप पूरा फुल तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नन्हे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस आंदोलन को खूब आगे बढ़ाएंगे। हर कदम पे आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब हमारे एक नौजवान पैगंबर रजा जैदी भी आए हैं। ये भारत परिषद के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और ये भी ग्राम भारत वहाँ से आए हैं, अमरोहा से। तो इनसे हम भी थोड़ा बात करें कि देखिए, ये ग्राम पंचायतों को, युवाओं को मैं प्रेरित करता हूँ। तो युवाओं को इसलिए प्रेरित करता हूँ कि युवा गांव पंचायत के बारे में जितना समझेंगे, उतने ही ग्राम पंचायतों के बारे में जितना समझेंगे, उतना आगे के लिए वो संघर्ष करेंगे, लोगों को उत्साहित करेंगे। जब उत्साहित करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो ग्राम पंचायतें की जगह पर गांव सरकारें स्थापित होंगी पूरा ध्यान। अच्छा भाई पैगंबर, ये बताइए कि आप ये सुनते रहते हैं ये गांव सरकार के बारे में जो मेरी बात है, तो आपके हिसाब से क्या है, गांव पंचायतें में गांव सरकार बनना चाहिए? नमस्कार सर, ज़रूर बनना चाहिए गांव सरकार। जब मैंने आज जो 85 जो है आपका एपिसोड चल रहा है, मैंने इसको सुना है, इसके ज़रिए बहुत कुछ जानकारी हमको मिली है कि आपने बताया कि एपिसोड के अंदर जितनी मैंने सुनी है कि जिस तरह से केंद्र सरकार को 57 विभाग चलाने का अधिकार है और 67 विभाग राज्य सरकार को, इसी तरह से गांव को जो है 29 विभाग चलाने का अधिकार है हमारे संविधान में। आपके जरिए हमको जानकारी मिली है,
और जो बहुत अच्छा है, गांव के अंदर अगर 29 विभाग चलाने का प्रधानों को अधिकार मिल जाएगा, और जिस तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार को बजट देती है, बजट राज्य सरकार अगर हमारे ग्राम सभा को बजट देने लगेगी तो बहुत अच्छा यानी विकास होगा गांव के अंदर, और हमारे यानी गांव तरक्की की ओर चलेगा और नौजवान तरक्की करेंगे इसमें, और जो गांव से शहर की तरफ पलायन करते हैं लोग वो रुक जाएगा। ये हम आपके एपिसोड से हमको जानकारी मिली है। और मैं आपको बताऊं सर, आपको ये भी मिला कि प्रधानों का मानदेय जो होता है वो 2-2.5 हज़ार होता है, उसके तहत कुछ नहीं कर सकता। और इसमें भी सरकार को कहते हैं कि आप ये काम कराइए, ये काम करिए। अभी सहायक नियुक्ति अभी हुई है, वो चाहते हैं कि हाँ, सरकार तो सहायक अभियंताओं की नियुक्ति तो कर रही है, मगर वो पैसा प्रधानों के जरिए वो कह रहे हैं कि प्रधान देंगे। तो सब जब प्रधान को सिर्फ 2.5 या 3 हज़ार मानदेय मिल पा रहा तो प्रधान कहाँ से दे पाएगा। तो हमें इस बात की खुशी है कि जो आप गांव की सरकार का नारा लगा रहे हैं और जो कह रहे हैं कि गांव की सरकार बने, और हकीकत में अगर गांव की सरकार मिल जाएगी तो प्रधानों को भी जानकारी मिल जाएगी और गांव जो है उन्नति यानी तरक्की करेगा। ठीक है पैगंबर, बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा गांव की सरकार के बारे में युवाओं को बताइए। और ये देखिए, ये यूट्यूब जो है ना, ये गांव सरकार पर यूट्यूब में एक चैनल चल रहा है। तो ये यूट्यूब के, हम फेसबुक पर तो बोलते हैं और फेसबुक के अलावा ये यूट्यूब पर है, तो लोग कहिए कि यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और गांव सरकार के बारे में पूरी जानकारी उनको मिलती रहेगी। फेसबुक पर देखें फिर दोहरा रहा हूँ कि 11 बजे हर रविवार को मैं 11 बजे फेसबुक लाइव पर देता हूँ, हज़ारों लोग इसको सुनते हैं। लेकिन जिनको देखना हो यूट्यूब पर भी है, यूट्यूब पर एक गाँव सरकार के चैनल है और उससे देख लें तो अभी तक ये 50 एपिसोड आप उसको देख सकते हैं गाँव सरकार पे। और लोगों को प्रेरित करिए कि यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जब चाहें उसको लोग देखें। बहुत धन्यवाद पैगंबर। अब मैं आज देखा आपने बड़ा अच्छा, आज 50वीं कड़ी में मुझे बहुत सारे युवाओं से और 2 प्रधानों से और प्रदेश अध्यक्ष से बात करने की मिली और बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, ये एक अच्छा अवसर था। अब मैं जो आज के विषय पर थोड़ा सा बात कर लूँ, क्योंकि वो भी जरूरी है कि आज जो विषय है, ये 29 विभाग है, उसका 25वां विषय है महिला व बाल कल्याण विकास। तो महिला और बाल कल्याण ही बाल विकास, महिला एवं बाल विकास। अब ये विषय है, ये आप समझ लीजिए कि आखिर में ये विषय गांव पंचायतों को क्यों दिया गया, ग्राम पंचायत को आखिर में इसका कितना महत्व समझा गया और इसकी जिम्मेदारी गांव में दी गई कि महिला और बाल विकास कैसे गांव के पंचायतें इसको लागू करेंगे। अगर आप ये सोचिए कि अगर हम किसी से पूछें कि भाई महिला और गांव बाल विकास में आप क्या करेंगे, तो कोई प्रधान शायद ही बता पावे कि महिला बाल। मैं पूछ भी लेता हूँ, यहाँ प्रधान लोग बैठे हैं कि उस मेरे सामने ही बैठे हैं, इनसे पूछ लेते हैं, अपनी आवाज़ में बताएंगे लोग, भले सामने दिखे ना आपको लेकिन बताएंगे। अच्छा भाई, आप बताइए नंदन जी कि आप महिला, अगर आप कहें कि गांव में महिला और बाल विकास, तो आप ग्राम प्रधान के रूप में क्या जानते हैं कि महिला और ग्राम विकास के बारे में? कुछ नहीं जानते हैं। देखिए कि महिला ग्राम विकास क्या ये विषय है, ये विषय संविधान ने गांव में दिखा है। आप संतोष जी बताइए, आप महिला और गांव विकास के बारे में, बाल विकास के बारे में क्या जानते हैं? बिल्कुल नहीं पता, कुछ नहीं जानते हैं। आप बताओ अजीत जी, आप बताओ कि आप क्या जानते हैं कि महिला और गांव बाल विकास के बारे में जो ग्राम पंचायतों का अधिकार दिया गया? कोई जानकारी नहीं, कोई अधिकार आपको है पैगंबर? देखिए ये चारों लोग हमारे सामने बैठे हैं जिनकी चर्चा आपके सामने मैंने की, बताए कि इतना ही महत्वपूर्ण विषय है कि महिला व बाल विकास, और जबकि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है और इसीलिए ग्राम पंचायत में दिया गया। अब आप जानते हैं कि महिलाओं का कितना महत्व है। भारत में क्या है, यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, कहा गया है ना, मतलब जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता रमन। यानी कि हमारे अगर देश की नारी का विकास प्राप्त उपयुक्त ढंग से हो तो वहाँ अगर हर तरह से स्वर्ग, जो मैं कहता हूँ कि गांव सरकार बनेगा तो स्वर्ग देवता वहीं आएंगे ना, स्वर्ग में तो देवता रहते हैं, तो देवता भी आ जाएंगे वहाँ। अब लेकिन महिलाओं के आप स्थिति देखिए गाँव में क्या हाल है। एक तो उनमें इतनी अज्ञानता है, महिलाएं कुछ जानती नहीं है, फिर उनके बाद उनका शोषण है कि हर तरह से उनका शोषण होता है, फिर उनको जो अधिकार मिले हुए हैं उनका अधिकार नहीं मिलता है, उनके पास जो जिस तरह से उनका आर्थिक आय है, उनका स्वतंत्र आर्थिक रूप से कोई आय नहीं है, तो वो पूरी महिलाएं जो है उनका जीवन जो है एक तरह से गांव में
रह के या गांव में क्या कहीं भी महिलाएं भारत में वो स्थिति उनको नहीं मिल पाई है जिसके कि वो हकदार है और जो हक उनको संविधान देता है। तो ग्राम पंचायत को इसलिए अधिकार दिया गया कि उन महिलाओं को वो सारे अधिकार दिलाए। अब मैं बहुत सारी बातें ना करके मान लीजिए कि महिलाओं का शुरुआत अगर वहीं से करें कि महिला के जब क्यों जननी, उसको जननी भी कहा जाता है। जननी क्यों कहा गया महिला को जननी? जननी मतलब वो जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है, बच्चों को जन्म देती है, इसीलिए उसको जननी कहा। और बच्चे जब जन्म लेते हैं तो परिवार बनता है, परिवार से ही समाज बनता है और समाज से देश बनता है। तो अगर महिला न रहे तो न परिवार बनेगा, न समाज बनेगा और न देश बनेगा। तो जब न तो इसीलिए कहा गया ना कि महिलाओं का और जब न समाज है न देश है तो देवता क्या करेंगे आगे? देवता भी तो वहीं जाएंगे जहाँ समाज है, देश है, जहाँ व्यवस्था परिवार है, वहीं तो देवता जाएंगे। तो इसीलिए महिलाओं का उत्थान है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक योजना नहीं है, मैं अगर विस्तार से दूं कि महिलाओं के विकास के लिए तमाम योजनाएं हैं, कम से कम दर्जनों 20 योजनाएं हैं जिनको कि सरकार अपने स्तर से चला रही है। लेकिन गांव के लोग कुछ नहीं जानते हैं क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं, वो बीच में ही अधिकारी विभाग उसको खा लेते हैं। अब उसी तरह से बच्चों के ले लीजिए, बच्चों के बारे में बताऊँ आपको। बच्चों का विकास जो है, देखिए बच्चों का आप समझने की कोशिश करिए कि बच्चों का 4 अवस्था होती है। एक बच्चों की होती है वो जब शैशवावस्था, जब 1 साल से बच्चा पैदा होता है उससे लेकर 5 साल तक उसकी होती है शैशवावस्था, मतलब बिल्कुल बच्चे रहते हैं। और ये ऐसी अवस्था होती है कि इसी में उसके विकास हो जाता है, मस्तिष्क का विकास हो जाता है और जितना भी उसका जो भविष्य का जो विकास है वो उसी 3 साल के अंदर सारा उसका मस्तिष्क विकसित होता है। बच्चा आप भविष्य में कैसा बनेगा ये जान लीजिए वो 3 साल में तय हो जाता है कि कैसा। और उस शैशवावस्था में उस बच्चे को अगर ठीक ढंग से उसका पालन पोषण और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें उसको नहीं दी गई तो उसका अवस्था विकास नहीं होगा। और जब उसका विकास नहीं होगा तो जीवन भर वो समझिए और विकसित रह जाएगा। कहने को तो शरीर से पुष्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसको विकसित दिमाग का बच्चा नहीं हो पाएगा, एक मंद बुद्धि का हो जाएगा। तो पहला ये 5 साल तक शैशव होता था। उसके बाद होता है बाल्यावस्था, 5 साल से लेकर 12 साल तक बच्चे का बाल्यावस्था होता है। और 12 साल से लेकर 18 साल तक ये होता है किशोरावस्था। अब देखिए इन तीनों अवस्थाओं के लिए हमेशा बच्चे का विकास होता है और अलग अलग ढंग से इनका विकास होता है। इनकी अलग अलग ढंग की ज़रूरतें होती हैं, सारे इनके शरीर में बढ़ता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, मस्तिष्क मजबूत होता है, कल्पना शक्ति पैदा होती है, उनके समाज में रहने का ढंग आता है, नैतिक विचारधाराएं पैदा होती हैं, सामाजिक विचारधारा समाज में किस तरह रहा जाए ये बीती होती हैं। कुछ परिवार से सीखता है, कुछ कॉलेज स्कूल से सीखता है, कुछ कहाँ सीखता है। तो एक पूरी बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसको आप भले आपको दिखता नहीं है, लेकिन उस पूरी व्यवस्था के अंतर्गत वो बालक का एक विकास होता है। तो जब महिला दोनों को आप जोड़ दें, अगर महिला का पूरी ज़रूरतें पूरी हो, अगर उस महिला को पोषण मान लिए महिला के पेट में बच्चा आ गया उसका पोषण हो तो वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। अब उसको स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल चाहिए, वहाँ अगर ठीक ढंग से बच्चे को अस्पताल में बच्चा पैदा करेगी तो उसको तभी वो अच्छा बच्चा होगा। फिर उस बच्चे के बाद पालन पोषण के लिए 4 साल 5 साल तक घर में परिवार में महिला के पास खिलाने पिलाने को चीज़ें रहेंगी तो उनको खिलाएगी पिलाएगी और उसको स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें देगी तो उसका मस्तिष्क विकसित होगा। और जब उसी तरह उसको परिवार में और जब चीज़ें आएंगी, समाज में और चीज़ें आएंगी तो उसको शिक्षा ज्ञान ये सारी चीज़ें बालक को मिलेगा। तो इसीलिए महिला और बाल विकास के व्यवस्था दी गई। अब इसको गांव को क्यों दी गई है? देखिए गांव के लोग जैसे अभी कुछ नहीं जानते, गांव के लोग इसलिए नहीं जानते हैं कि उनको बताया नहीं जाता। अब मैं गांव सरकार बनेगी तो जैसे मैं बार बार कहता हूं कि हर गांव सरकार में जितने 29 विभाग हैं उस 29 विभाग में एक एक विभाग गांव में अपना खुद का होगा। तो अब जैसे महिला और गांव विकास एक विभाग गांव का ग्राम सरकार की खुद का अपना विभाग होगा और उस विभाग में 5-6 लोग रहेंगे। अब ये 5-6 लोग जो विभाग में रहेंगे उनको मैं कहता हूँ कि भाई जितने गाँव के आय का साधन हो उसके हिसाब से उनको वेतन भी देगा। और वो फुल टाइम नौकरी नहीं गाँव पंचायतें देंगी, गाँव सरकार पार्ट टाइम भी 4-4 घंटे लोग गाँव का भाई काम करेंगे, बाकी अपनी खेती बाड़ी का भी वो लोग काम करते रहेंगे और अपनी ज़रूरतें कोई 2000 रुपये महीना दें, 3000 दें, 4000 दें, 5000 दें, जैसे गाँव पंचायत की या गाँव सरकार की आय होगी उसको इन लोगों को देंगे। अब मान लीजिए 6 आदमी हमारे महिला और ये गाँव बाल विकास के कार्यक्रम में मान लीजिए हमने 6 आदमी रखा। अब ये जितने भी 50 योजनाएं हैं, जो भी सरकार की योजनाएं
एक योजनाएं नहीं है, बहुत सारी योजनाएं। उन सारी योजनाओं को गांव में ले आके उसको लागू कराएंगे और एक एक परिवार तक उस योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। ये ग्राम पंचायतें खुद पहुंचाएंगे, क्योंकि सारी योजनाएं तो उनकी योजना है ना, उनके लिए है। अब जैसे आशा बहन है, अब आशा बहन तो गांव में रह रही है, लेकिन आशा बहन काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो कौन कौन योजना ला रही है, वो उसकी जिम्मेदारी वो जो 8 लोग 6 लोग गांव पंचायत विभाग होगा, पूछेंगे आशा बहन से कि तुमने क्या हमारी योजनाओं को क्रियान्वित करवा रही हो, नहीं कौन कौन योजना है। इन लोगों को, सभी लोगों को अपने गाँव पंचायत इन योजनाओं के बारे में जानकारी होगी। जो 50 योजनाएं गाँव के लिए चल रही हैं, महिलाओं के लिए, बालकों के लिए, सारी योजनाओं की जानकारी होगी। और जब उनको जानकारी होगी और नहीं जानकारी होगी, प्रशिक्षण के लिए करा लेंगे, गांव पंचायत भेज देगी उनको, जाओ के बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी खोले गए हैं इन चीज़ों को जानकारी के लिए, वहाँ भेज के उनका प्रशिक्षण करा लेंगे। भेजवा इन लोगों को प्रशिक्षित उन लोगों को भेज देगी, अपने पैसे से भेजेगी, प्रशिक्षित करके आ जाएंगे और प्रशिक्षण लेके वो जान जाएंगे क्या क्या योजना है। और जब योजनाओं के बारे में जान जाएंगे तो उन योजनाओं को, एक एक योजनाओं को लागू करेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक सखी योजना है, सखी योजना के बारे में कौन सा जानकारी किसी को है, तो आप जो गांव पंचायत, गांव सरकार रहती है, सखी योजना के बारे में जाने। जो पीड़ित महिलाएं हैं, अब जितनी पीड़ित महिलाएं हैं कि विधवा महिला है, मान लीजिए किसी के पति मर गए, उसके परिवार में कोई नहीं रह गया, तो उसके लिए पेंशन अलग है, फिर विधवाओं के लिए अलग है, बूढ़े लोगों के लिए पेंशन है। गाँव में बैठे बैठे वही पेंशन भी वहीं मिल जाएगा, कि जो पेंशन लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ब्लॉक पर जाओ और तहसील पर जाओ वहाँ पेंशन मिलेगी, वहीं आ जाएगा। महीने के दिन गाँव वही जो विभाग के लोग घर पर वो पेंशन पहुँचा देंगे, घर पे जाके जितनी योजनाएं हैं घर पर जाके उनके दरवाजे पर पहुँचा देंगे। गाँव के लोग करना क्या है, गाँव में वहीं पहुँचाना, गए 1 घंटा के अंदर सारी योजनाओं का लाभ उनको घर घर तक पहुँचा दिए। जितने भी पैसे को सरकार से आती है उनके घर पहुँचा दिए। जैसे यही है पुष्टाहार है, घर घर तक पैकेट पुष्टाहार लोगों के पास पैकेट में बंध के ये लोग जो 6-7 लोग रहेंगे घर घर पैकेट बांट देंगे। तो ये सारी योजनाएं जब गांव के लोग होंगे तो कहीं किसी को जाने की जरूरत तो ही है, सारी योजनाएं उनके लागू होंगी। उन योजनाओं को लाने के लिए, लागू करने के लिए सारे लोग, गाँव के लोग खुद लागू कर देंगे और धीरे धीरे ये सारे लोग इतने खुद जानकार, मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल तक शायद जानकारी ना हो, लेकिन जब हम एक बार 8-6 लोगों को एक विभाग में रखेंगे तो वो विभाग के लोग 1 साल 2 साल 3 साल बाद सब जान जाएंगे, फिर उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि आज इंटरनेट का ज़माना है, गूगल पे सारी चीज़ें हैं, सारी योजनाएं हैं, 1 मिनट में सारी जानकारी हो जाएगी। उन योजनाओं को हम लागू कर देंगे। मैं यहाँ बैठ के जो भी आपको बता रहा हूँ, ये सारी योजनाओं को मैंने यहीं से बैठे बैठे जान लिया है ना कि कितनी योजनाएं हैं। मैं वो सारी योजनाओं के बारे में आपको बता दूँ तो आप सोचेंगे कि अरे इतनी योजनाएं गाँव में, गाँव पंचायतें में 20 योजनाएं चालू होती हैं, लगी हुई हैं। गाँव में एक भी योजना नहीं। जैसे प्रधान जी लोग बताया कि हम लोग को मालूम ही नहीं कि महिलाओं के लिए कौन सा गाँव में योजना है और बालकों के लिए कौन सी योजना है, जबकि इस पर जानते हैं अच्छा पिछले साल 30,000 करोड़ समझ लीजिए केंद्र सरकार ने यह महिला और विकास के लिए अलॉट किया है। 30,000 करोड़ रुपया महिला और बाल विकास के। और ये 30,000 करोड़ रुपये का कितना अंश गाँव में पहुँचा है? किसी कहीं पहुँचा है? जबकि देखिए सामने बैठे हैं लोग बता रहे थे आप लोग कुछ नहीं पहुँचा है। तो ये चीज़ें जब तक गांव सरकार नहीं बनेगी तब तक ये चीज़ें उन लोग तक पहुँचेंगी नहीं, और जब तक वो पहुँचेंगी नहीं तो इनके बारे में इनको उनका लाभ उनको मिलेगा। और यही नहीं, जिन चीज़ों को जो जिनके लिए बना है उनको लाभ नहीं मिल रहा है। गाँव सरकार बनेगी तो ये 30,000 करोड़ हर गाँव के हिसाब से उतना पूरा पैसा बाल विकास, बाल और महिला विकास का सारा पैसा सीधे वो गांव के खाते में जाएगा कि भाई इतना पैसा आपको महिला और बाल विकास के लिए है। आप लोग अपने हिसाब से ये योजनाएं हैं। इन योजनाओं में सरकार नहीं कहेगी कि इन योजनाओं को आप लागू करिए, सरकार का कोई हक नहीं। सरकार भेज देगी कि ये योजनाएं हैं, इतना पैसा आपका है, आप गाँव में समझते हैं कि कौन से योजना हमको इनमें से गाँव के लोगों के लिए ज़्यादा पहले उपयुक्त है, उसको लागू करिए। अपने मर्जी से 30 योजना में समझते हैं कि गांव को योजना लागू करने हैं। अब इसके अलावा देखिए गांव में आजकल सबसे बड़ी मुश्किलें हो रही हैं कि दहेज के लिए, दहेज से पीड़ित हैं बहुत सारे महिलाएं। अब दहेज पीड़ित महिलाओं के लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई है। रेप से बहुत महिलाएं पीड़ित हो जा रही हैं, रेप की, उसमें एक निर्भया योजना के अंदर राज्य सरकार ने रेप से पीड़ित महिलाओं के लिए इतना अलग से योजना दी है कि उनके रेप से पीड़ित महिलाओं को अगर कोई हो गई ऐसी तो उसकी सहायता के लिए आप इतना पैसा देके उनको ऐसा करिए कि उनके जीवन में एक फिर से खुशहाली आए। अब वो कहीं किसी गाँव में नहीं पहुँचता है और ये मामले वहीं दबा दिए जाते हैं।
उसी तरह से जब दहेज पीड़ित महिलाओं के लिए है, फिर उनको कानूनी सहायता देने के लिए कि उनको अगर दहेज पीड़ित है कोई महिला, उसके साथ मुश्किल होती है तो कानूनी सहायता दी जाएगी। लेकिन अब कोई मिलता नहीं है और ग्राम पंचायत बेचारा देखता रहता है कि भाई हम गांव में महिला दहेज पीड़ित है, एक पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन मदद नहीं कर सकते। पेंशन तो गांव पंचायत के लोग दिला नहीं पाते हैं, उसके लिए भी महिलाएं 6-6 महीने में जाती हैं और बूढ़े लोग जाकर किसी तरह से पेंशन लेते हैं। तो तमाम योजनाएं हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इन योजनाओं के बारे में गाँव सरकार बनेगी, गाँव में विभाग, गाँव का जो पंचायती विभाग होगा पंचायत का, जो महिला और बाल विकास विभाग, ये सारी योजनाओं का हिसाब रखेगा, सारी योजनाओं का गांव तक पहुंचाएगा। तो देखिए ये आज 25वां श्रृंखला में 25वें कड़ी में आपसे मैंने ये बात किया। अब 29 विभाग में मुश्किल से 4-5 विभाग रह गए, उनसे मैंने उसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं फिर इस योजनाओं को किस तरह से इस गाँव सरकार जल्दी जल्दी बनाया जाए, इसके बारे में हम कैसे कोशिश की जाए कि गांव पंचायतें जल्दी से की जगह पर गांव सरकार स्थापित हो जाए। जैसा अभी आपने देखा कि नन्हे जी और संतोष पटेल और अजीत सिंह और पैगम्बर ये रजा ने सब लोगों ने कहा कि हम लोग अब इसको आंदोलन चलाएंगे। तो मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूँ कि जब तक ये आप इसको आंदोलन के रूप में गाँव सरकार की गाँव से मांग नहीं उठेगी, तब तक गाँव सरकार नहीं बनेगी। आज हम लोग यहाँ लखनऊ में मैं तो पंचायती राज संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और एक सभा भी है, सारे जिला उत्तर प्रदेश के सारे जिला के अध्यक्ष ग्राम पंचायतों के बुलाए गए हैं और संगठन के अध्यक्ष बुलाए गए हैं, बहुत प्रदेश पदाधिकारी बुलाए गए हैं, उनसे बात होगी। और मेरा 2 बात कहता है, एक तो मैं हमेशा ग्राम पंचायत संगठन के माध्यम से ग्राम पंचायतों के जो प्रधान लोग हैं और योजनाएं जो लागू नहीं होती है और उनके साथ जो दिक्कतें हैं उनके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी उनको बताते हैं कि गांव की जो असली समस्या का जड़ है समस्याओं का, उनको अधिकार न मिलना, और जब उनको पूरा अधिकार मिल जाएगा 29 विभाग का और उनको व्यवस्था चलाने का खुद अधिकार हो जाएगा तो गाँव सरकार बन जाएगी। और जब गाँव सरकार बन जाएगी तो कम से कम मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 75% समस्याएँ गाँव की समस्या का समाधान हो जाएगा, गांव का समुचित विकास होगा और गांव स्वर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।